नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल आलमारी, जिसकी लेखिका हैं मिस कृति मिश्रा जी और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने कहानी का एक हिस्सा सुना जो कि हमें स्मृति ने सुनाया। अब उसके आगे क्या हुआ यह हमें वैभव सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी का आखिरी भाग 2। वैभव ने जल्दी जल्दी अपना काम समेटा और गाड़ी निकालकर घर की ओर चल दिया। आज स्मृति कुछ बीमार सी लग रही थी। लगता है ज्यादा ही काम कर लिया है। कहता तो हूं कि कोई रसोईया रख लो, इतना सारा काम अकेले ही करेगी तो क्या होगा। आज अच्छी खबर लेता हूं उसकी। एक काम करता हूं, आज छोटे वाले रास्ते से चलूंगा, पीछे से, ताकि गाड़ियों की भीड़ भी कम मिले और फिर देरी भी ना हो। वैभव गाड़ी में बैठते हुए सोच रहा था, यार आज तो देर हो गई। स्मृति सोचती होगी कि आज का दिन मैं भूल गया, लेकिन क्या मैं कभी भूल सकता हूं क्या? कभी नहीं। इस लड़की ने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ सहा है। इसे ने हिम्मत दी तो पढ़ाई पूरी की। इसने लिख लिख कर किताबें छपवाई तो उन पैसों से मेरे कॉलेज की फीस भरी गई। बाबूजी तो थे नहीं उस वक्त। इंजीनियरिंग करने का सपना देखा था मैंने, और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी इस छोटी सी स्मृति ने उठाई। आगे बढ़ता रहना मुझे पसंद था, और मेरे पाँव के जूते बनी ये लड़की। इसने मुझे हर कांटे से बचाया। जहाँ ज़रूरत पड़ी कालीन की तरह बिछती चली गई। जब इसकी कोख नहीं भरी तो लोगों ने कितने ताने सुनाए, कितने लोगों ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे पता है। लेकिन इसने कभी मुझसे आकर नहीं कहा। वो जानती थी कि उसके कुछ कहने से मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि उसके कोख के सूने रह जाने के कारण वो नहीं थी। फिर भी वो कभी नहीं रोई मेरे सामने, कभी नहीं महसूस कराया कि मैं, जी हाँ, मैं एक रत्ती भी कम हूं। हमने कितनी कोशिश की कि सूने आंगन में कोई हो जिसकी किलकारियां यहां गूंजे, मगर जब हम हार गए तो यही मेरे डूबते हुए सम्मान की अंतिम चट्टान बनी। वो चट्टान जिसने मुझे नीचे समंदर में गिरने नहीं दिया, जिसने मुझे थामे रखा, मेरा पांव जिसने जमीन पर और सिर आसमान में स्थिर कर दिया। उस स्मृति से मैं सिर्फ प्रेम नहीं कर सकता, वो मेरी पूजा बन चुकी है। वो मेरे लिए मेरी आखिरी सांस तक जिंदगी को जीते रहने की उम्मीद बन चुकी है। ये जो स्मृति है, इसकी स्मृति मुझ में शायद कहीं मुझसे ज्यादा है। इसके लिए मैं फूल ले जाता हूं तो सोचती है कि ये सब मैं उसे खुश करने के लिए करता हूं, जबकि सच तो यह है कि इन फूलों के मिलने के बाद उसके चेहरे पर जो लालिमा की रेखाएं उभरती हैं, मैं बस उसे देखना चाहता हूं। पिछले 14 सालों से रुमाल और घड़ी छोड़ देता हूं घर में, जानबूझकर। मैं जानता हूं कि वो आएगी और शरारत और शर्म से भरी उन आंखों से मुझे देखेगी। मैं बस उन्हीं आंखों को देखना चाहता हूं। लो, सोचते सोचते घर भी आ गया, पता ही नहीं चला। मैंने गाड़ी को सही जगह पर खड़ा किया, पीछे की सीट से फूल और एक डिब्बा निकाला और उसी लालिमा को देखने की उम्मीद में चहकते हुए 2 मंजिलें ऊपर चढ़ाया। दरवाजा बाहर से बंद था। लगता है मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है, या फिर हो सकता है कि मुझे बुद्धू बना रही हो। मैं मन ही मन में सोचता हुआ दरवाजा खोलने लगा। मैं भीतर आया, बत्ती जलाई। स्मृति मेरे सामने खड़ी थी। मैं चौंक गया। उसके चेहरे के भाव देखकर मैं डर गया। बदहवास, मुरझाई से, मानो कोई जंग लड़कर आई हो। वो मोहक सी मुस्कान उसके चेहरे से गायब थे। लालिमा का नामो निशान नहीं। मेरे आने पर जो मुझसे लिपट जाती थी, वो बड़ी हैरान से, कुछ खोई खोई सी लग रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोल पड़ी, आ गए आप? आज तो बहुत देर कर दी आपने। मैं उसे देखकर चौंक गया था। अंदर आते हुए पूछा, तुम घर के अंदर हो तो फिर बाहर से ताला क्यों बंद था? उसने जवाब नहीं दिया। मैं शिकायती लहजे में अपना बैग अलग रखकर उसके पास सोफे पर बैठ गया। हाथ में हमेशा की तरह फूलों का गुलदस्ता था, लाल गुलाबों से भरा हुआ, और उसकी सबसे मनपसंद मिठाई, जिसे मैंने मेज पोस्ट से सजे उस गोलाकार टेबल पर एक और रख दिया। मैंने एक बार फिर पूछा,
अच्छा तुम घर कब आई? और तुम जब घर में हो तो फिर बाहर से ताला क्यों बंद कर दिया है? और फिर किससे? पड़ोसियों के घर में तो खुद भी ताला लगा हुआ है। उसने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, अरे भाई कुछ तो बोलो, तुमने फोन किया था तब तो गली की तरफ ही मुड़ी होगी ना। कितनी देर हो गई आज तुम्हें? मैंने भी देर कर दी। वो अब भी शांत थे। मैंने ध्यान से देखा तो स्मृति के चेहरे पर संतोष का भाव था। संतोष शायद इसका कि मैं आज भी इस दिन को भूला नहीं था, लेकिन आज उसकी हंसी कुछ फीकी सी थी। वो लालिमा चेहरे को छूकर भी नहीं जा रही थी। मैं परेशान हो रहा था। तुम्हारी तबीयत कुछ बिगड़ी है क्या? लाओ जरा माथा देखो। चिंता भरे स्वर में मैंने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरी रसमलाई आ गई है, अब तो मैं और भी ठीक हो जाऊंगी। बस थोड़ी सी थकान है। ऐसा करिए, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, साथ में खाना खाएंगे। खाना ठंडा हो रहा है। उसने जल्दी जल्दी टेबल पर सारा खाना सजा दिया। आज सब कुछ मेरी पसंद का बनाया था। पूरी, आलू टमाटर की रसेदार सब्जी, खुरचन वाली खीर और रायता। स्मृति, तुम इतनी थकी हुई हो, इतनी बीमार लग रही हो, फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मेरे समझ नहीं आती कि क्यों करती हो तुम ऐसा। अपना जरा भी ख्याल नहीं करती ना। मैं कितना परेशान होता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें पता भी है। मैं स्मृति को निहारते हुए कहता जा रहा था, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है तो जानती हो मैं कितना डर जाता हूं। एक तुम ही तो हो, मेरी दोस्त भी, मेरी प्रेमिका भी। भला तुम अपना ख्याल क्यों नहीं करती हो? अरे कुछ बोलोगी भी? मैं ही तब से बोले जा रहा हूं। और ये दरवाजा बाहर से बंद क्यों था प्रिय? तुमने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। मैं उसकी चुप्पी से अब खींचने लगा था। स्मृति मुड़ी और अपने हाथ पल्लू से पोंछती हुई मेरी ओर मुस्कुराती हुई देखने लगी। मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं आपके लिए ही तो सब कुछ करती हूँ, अपना ख्याल भी तो करती हूँ। आप जो भी कहते हैं, क्या मैं वो सारी बातें नहीं मानती? बताइए। और मेरा हाथ खींचकर वो टेबल के पास ले आई। मुझे बिठाकर फिर अंदर के कमरे में जाने क्या लेने चली गई। जब लौटी तो देखता हूं कि उसके हाथ में लिखी हुई उसकी पहली पुस्तक है, जिसे वो अपने यादों की अलमारी से निकाल लाई है। इस अलमारी को हम दोनों ने यादों की अलमारी नाम ही इसे ले दिया है। इसमें हमारे शादी के जोड़े से लेकर उसकी पहली किताब, उसके द्वारा दिया गया वो पहला उपहार, उसकी डायरियां, मेरी कमाई के पहले चेक की तस्वीर, फोटो एल्बम और जाने क्या क्या इस अलमारी ने अपने अंदर रखा हुआ है। अरे वाह! अच्छा ऐसा करो, अब तुम अपनी वो वाली कविता सुनाओ जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। और हाँ, खाना मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम भी अपनी थाली ले आओ ना। यहाँ तो केवल एक ही थाली रखी हुई है। ये देखो, ठीक नहीं है, समझ लो। मैंने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। वो मेरे बगल वाली कुर्सी खिसका कर बैठ गई। आप कहते हैं ना कि साथ में खाओ, इसलिए एक ही थाली रखी है। आपको बुरा न लगे तो आज मैं खिला दूं क्या आपको अपने हाथ से? उसकी भीगी सी आवाज ने अब मुझे सच में चिंतित कर दिया था। उसकी आवाज में आज कुछ चुभन थी। मैं अंदर ही अंदर भयभीत हो गया। एक गोल आकार का टेबल, उसके दोनों तरफ दो लोग, दो अलग लोग, जिनके हृदय एक हैं, जिनके श्वास एक दूसरे के लिए चलते हैं। मैंने बिना सोचे ही मुंह खोल दिया और उसकी ओर झुकते हुए उसे देखने लगा। उसने एक एक निवाला अपने हाथ से मुझे खिलाया। वो चेहरा जिसे मैं रोज देखता हूं, उस पर मुझे आज कुछ अनजाने भाव दिखाई दे रहे हैं। उस चेहरे पर अश्रु की एक लकीर अपना रास्ता बनाती हुई चली आ रही है। सहसा एक हाथ मेरे आंखों के बहाए हुए पानी को भी पोंछने लगते हैं। मेरी आंखें जो कि चाहती हैं कि आंसुओं को सहेज लें, उसके आगे बहीं तो कहीं वो ये न समझ बैठे कि मैं अपूर्ण महसूस करता हूं। लेकिन ये आंखें मेरी बात ही नहीं मानती हैं। खैर, खाना हो गया तो हाथ धुले और मुंह साफ कराया। तुम भी खा लो। मैंने सिसकियों के बीच दबी जुबान से हाथ में एक निवाला लिए हुए कहा, मगर उसने मुझे रोक दिया। आपसे एक बात पूछूं? उसने कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं हमेशा के लिए कहीं चली जाऊंगी तो? उसने नजरें चुराते हुए कहा, अरे क्यों चली जाओगी? कैसे चली जाओगी? मैं तुम्हें नहीं, तुमने बात कही क्यों? बताओ मुझे। अब तो मुझे पूरी बात जाननी है। तब से मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। बताओ ना मुझे। मैंने उसकी बात काटते हुए कुछ उत्तेजित होकर कहा,
उसने घड़ी और नजर दौड़ाई और बिना कुछ कहे भीतर चली गई। बाहर आई तो हाथों में एक छोटी सी डिब्बी ले आई। आंखों के इशारे से उसने जो कहा, मैंने उसे सुनकर अपने हाथों से वही लाल रेखा उसके मांग में खींच दी। थोड़ा सा सिंदूर आज फिर से उसकी नाक पर गिर गया। शाम के लगभग 8 बज रहे होंगे। आखिर बात क्या है स्मृति, वो तो कहो। मैंने कहा। उसने कुछ कहना चाहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती उसकी आंखें भर आईं। गला रूंध गया और वो कुछ बोल नहीं पाई। मेरा डर और भी बढ़ गया। किसी अनिष्ट की आशंका से हृदय की गति इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचने लगी। उसे एक क्षण में धरती और आकाश ने मानो पास आकर हाथ मिलाए थे। मानो गरजते हुए मेघ एक पल को ठहर कर अपना सारा पानी मेरे आंखों के कारों पर डालकर चले गए थे। मानो जैसे आंधी चल रही हो और मैं उसमें कहीं डूबता जा रहा हूं। जैसे किसी सुंदर से फूल की एक एक पंखुड़ी निर्माता से नोच नोच कर अलग की जा रही हो। सहसा फोन की घंटी बजी। आपका फोन बज रहा है, उसने कहा। मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या ये वैभव का नंबर है? वैभव? सामने से कोई हड़बड़ाई हुई आवाज में बोल रहा था। हाँ, मैं ही हूं वैभव। क्या हुआ भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? मैं भी घबरा रहा था। देखिए आपकी पत्नी शीतला माता रोड पर बेहोश पाई गई है। उन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। आप जल्द से जल्द वहां आ जाएं। सामने से कह रहे एक शख्स ने हांफते हुए फोन काट दिया। तभी बिजली अचानक गुल हो गई। अंधेरा चारों ओर फैलता जा रहा था। मैं निशब्द निष्प्राण हाथ में फोन लिए शून्य की ओर ताक रहा था। मैंने महसूस किया कि इस एक बात को सुनने के बाद मेरी चेतना मेरे शरीर से कहीं दूर जा रही है। हृदय की गति और भी तेज हो गई थी। सहसा मुझे ध्यान आया कि स्मृति कुछ कह रही थी मुझसे। स्मृति, देखो ना ये बेवकूफ फोन करके क्या कह रहा है। देखो तो, तुम मेरे सामने हो फिर भी पता नहीं क्या कह रहा है ये। हद है, कैसे कैसे लोग हैं आजकल। मजाक की भी कोई हद होती है। मैं इनकी अभी खबर लेता हूं। स्मृति, देखो बत्ती गुल हो गई है, तुम आगे मत बढ़ना। अंधेरे में कहीं गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी। जहां हो वहीं खड़ी रहो, मैं अभी मोमबत्ती जलाता हूं। मैंने कांपते हाथ से सामने से मोमबत्ती निकाली और किसी तरह से उसे रोशनी दी। घर में शांति थी, इतनी शांति कि मुझे उस शांति से भय लग रहा था। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैं टेबल की ओर बढ़ने लगा। स्मृति, अरे कहां गई तुम? देख रही हो कि कितना अंधेरा, फिर भी रसोई में चली गई तुम, है ना? मना किया था ना मैंने तुम्हें। मुझे अब स्मृति पर गुस्सा आने लगा था। कुछ भी कह दो, ये कोई बात नहीं सुनती। इतनी देर से बोले जा रहा हूं, कोई तो जवाब दे। अब चली गई रसोई में। बताओ, इतने अंधेरे में क्या जरूरत है रसोई में जाने की? ऊपर से आवाज दे रहा हूं तो कुछ बोलती भी नहीं है। स्मृति, अरे तुम रसोई में ही हो ना? सुन रही हो तो कुछ बोल भी दो। देखो अब मुझे गुस्सा आ रही है। मैं रसोई की ओर बढ़ा। रसोई खाली थी। वहां मेरी स्मृति नहीं थी। शायद बाथरूम में होगी। हो सकता है उसकी तबीयत बिगड़ गई हो। मैं और ज्यादा डर रहा था। हिम्मत करके मैं बाथरूम की ओर जाने लगा। वहां गया तो दरवाजा खुला हुआ था। अब मैं हड़बड़ा गया। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। डर के मारे मुझे पसीना आने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे। मोमबत्ती लेकर खड़े रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी तो यहीं थे। क्या तो कुछ कहना चाह रही थी। भला इतनी सी देर में चली कहां गई? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रही ना मेरे साथ? कोई सरप्राइज? अगर ये कोई मजाक हुआ ना तो आज मेरा बहुत बुरा रूप देखेगी। हद होती है मजाक की। भला कब से आवाज दे रहा हूं मैं? बोलना तो चाहिए ना। मैं बुरी तरह डर गया था। हार कर मैं लड़खड़ाते पैरों को संभालता हुआ सोफे पर बैठ गया। स्मृति, अरे यार कहां चली गई तुम? बस भी करो मजाक। अब देखो मैं यही हूं। अब आ भी जाओ। कहां छुप गई हो? देखो स्मृति, मेरी सांसें अटक रही हैं। स्मृति। कोई आवाज नहीं, सिर्फ अंधेरा। सहसा एक तीखी आवाज हुई। फोन फिर बजा। जी आप वैभव जी हैं ना? आपकी पत्नी रोड पर घायल मिली थी। हम लोग इन्हें वहीं पास के अस्पताल से लाए थे, लेकिन क्या? मैं चीख पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। आप जल्दी से आ जाएं। सामने से आवाज आई। अरे यार हद होती है मजाक की। कितने दुष्ट लोग हैं आप लोग। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या?
मैं गुस्से में बड़बड़ाते जा रहा था कि अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फोन मेरे हाथ से छूट गया। घर में अंधेरा और अंधेरे में शांति, मन में डर और चेतना में स्मृति। मुझे कुछ देर बाद महसूस हुआ कि स्मृति मेरे बगल में बैठी है। उसने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और अपने गाल मेरे चेहरे से सटा दिए। उसके गर्माहट का एहसास हुआ था मुझे। उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। वो बिल्कुल मेरे पास बैठी थी, बल्कि वो मेरी गोद में बैठी थी, जैसे वो तब बैठती थी जब उसे मुझ पर बहुत प्यार आता था। उसके हाथ मेरे कंधे को सहला रहे थे। वो मेरे चेहरे पर अपना सारा प्रेम अंकित करती जा रही थी। मेरी गोद में बैठी वो मुझे इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि उसकी आत्मा का एक एक कण मेरी आत्मा से एकीकृत हो उठा था। उसका स्पर्श पाकर मेरे मन का संताप कम होने लगा था। डर और चिंता के जिन बादलों ने मुझे घेर लिया था, वो उसके एक स्पर्श से अब हल्का पड़ने लगा था। बहुत देर तक वो एहसास मुझे बांधे रहा, मेरी आत्मा को सहारा देता रहा। स्मृति ने सहसा मेरे कान में कुछ बोलना चाहा। हाँ बोलो ना, तुम कुछ कह रही थी ना। मैं तुम्हें हमेशा सुनूंगा प्रिय। अब भला तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम ही तो। मैं आधी बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। उसने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मेरा जीवन, उसका हर एक कण आपका साथ पाकर धन्य हो गया। लेकिन अब मुझे जाना होगा। आपसे मैं कितना प्रेम करती हूँ ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम तो अभी यहीं थी ना, मेरे साथ, मेरे पास। नहीं देखो, तुम जा नहीं सकती। अच्छा मैं कभी देर नहीं करूंगा प्रिय। तुम कहीं मत जाओ। मैं लगभग अर्थ मूर्छा की स्थिति में था। मैं बस आपसे एक आखिरी बार मिलने आई थी। सोनी मांग लेकर मैं कैसे जा सकती थी? अच्छा अलविदा मेरे प्राण। मेरी मूर्छा गायब हो गई। आंखें खुली तो आसपास कोई नहीं था। स्मृति भी नहीं, उसका निशान भी नहीं। मेरा शरीर पसीने से भीग गया। हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने कभी अंधेरा छा जाता था तो कभी उजाला। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। मैं फोन ढूंढने लगा। फोन कहां चला गया? मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मोमबत्ती की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं रोना चाहता था लेकिन किसके कंधों पर? काफी देर तक ढूंढते ढूंढते मुझे फोन मिला। किसी तरह से मैंने नंबर मिलाया। हेलो स्मृति, बचा लीजिए उसको बचा लो उसको मत जाने दो उसको। मेरी स्मृति है। अरे मेरा सब कुछ ले लो यार, बस उसे बचा लो। वो नहीं होगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी चला जाऊंगा उसी के पास। बचा लो उसे रोक लो। मैं चीख रहा था, भीख मांग रहा था, बिना ये देखे कि फोन मिला भी है या नहीं। मैं चीखता हुआ अंदर चला गया। आंसू पोंछना चाहता था लेकिन किसके लिए? ये घर, ये सब कुछ, मैं खुद किसके लिए? मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, सब तरफ ढूंढा। एक कोने में मेरी और स्मृति के शादी के कपड़े रखे हुए थे। क्रीम रंग की शेरवानी और गहरे लाल रंग की साड़ी। मैंने शेरवानी पहन ली, साड़ी लिए लड़खड़ाते हुए बाहर आ गया। मैंने एक बार फिर फोन मिलाया। स्मृति, उससे मेरी बात करा दो। उससे कह दो कि आज हमारी सालगिरह है। मैंने शेरवानी पहनी है, उसकी साड़ी भी निकाल दी है। उससे कह दो कि वो नहीं जा सकती। कम से कम आज तो नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं रहेगी तो मुझे ऑफिस कौन छोड़ेगा? अरे मेरे आने पर मुझे गले कौन लगाएगा? मैं तो अपना ध्यान भी नहीं रख पाता हूं, मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे मैं किसके आने का इंतजार करूंगा? मेरी गाड़ी में कौन बैठेगा? मैं बेतहाशा रोता जा रहा था। मेरा अस्तित्व तो स्मृति के न होने की बात सोचकर मिटता जा रहा था। एक एक क्षण किसी शूल की भांति मुझे चुभ रहे थे। अब की बार फोन मिल गया था। सामने से बहुत धीमी आवाज आई। भाई साहब, आपकी पत्नी जा चुकी है। आप आकर कम से कम उनकी मिट्टी तो ले जाए। खुद को संभालिए। मैंने गुस्से में फोन फेंक दिया। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दरवाजा खोला भी लेकिन मेरी चेतना ने अब मेरा साथ छोड़ दिया।
मैं बस इतनी ही देर अपनी स्मृति के बगैर रह सकता था। अब मेरा समय भी पूरा हुआ। वो मेरी राह देख रही होगी। मैं और देरी नहीं कर सकता। अगला दिन दरवाजे के खटकने की आवाज आई। कोई है क्या? दरवाजा तो खुला मालूम पड़ता है, शायद अंदर कोई है। वैभव के पड़ोसी उसके घर के भीतर आने का प्रयास कर रहे थे। कोई है? वैभव जी, अरे अरे आप अपनी पत्नी को तो ले आइए, अस्पताल वाले हम लोगों को फोन करके कह रहे हैं। किसी ने कहा। शायद चले गए होंगे। किसी दूसरे ने कहा, मगर दरवाजा तो खुला है, आओ जरा अंदर चले। पड़ोस के 4 लोग अंदर आ गए। एक खिड़की खुली हुई है। सूरज की रोशनी धीमे से कमरे के कोने में आ रही है। बीचों बीच एक टेबल रखा है। उस पर मिठाई का एक डब्बा है और फूलों का एक गुलदस्ता, लाल लाल गुलाबों से भरा हुआ। कुछ प्लेटें और उसमें आधा खाया हुआ खाना रखा है। सामने सोफे पर फोन गिरा हुआ है। जमीन पर एक तरफ एक आदमी लेटा हुआ है। ये 6 फुट का वही आदमी है, वही जिसने कल फूलों का गुलदस्ता खरीदा था। शादी में पहने जाने वाली शेरवानी पहने हुए है, मुट्ठी कसकर बंद है। उसी मुट्ठी में एक लाल रंग की साड़ी बंधी हुई है। छुड़ाए से वो उसके हाथ से छूटती नहीं। एक और फर्श पर कुछ बिखरा हुआ है। वो जो बिखरा हुआ है उसका रंग लाल है, इन्हीं लाल गुलाबों की तरह। दूर कहीं एक और से एक डिब्बी अपने सिंदूर के बिखर जाने का गम मना रही है। वही सिंदूर जो कभी उसकी पहचान थी। औंधे मुंह लेटा हुआ वो आदमी मुस्कुरा रहा है। चेहरे के भाव कहते हैं कि इसने सब पा लिया जिसकी इसे चाह थी। जो छूट गया सब मिट्टी था, जो मिला उसका रंग इतना गहरा था कि साथ ही चला गया, जीवन और मृत्यु के परे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी आलमारी, जिसे लिखा है कृति मिश्रा ने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इसे शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।